कुछ इस मीटिंग में रहा था, क्या कहेंगे? नहीं, अभी जो मैं शनिवार को जो है दिल्ली में 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सीतारमन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने की है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कि वैसे तो उसमें एजेंडे में होता है एक इशू जो हमारे को रिलेटेड था हिमाचल प्रदेश को, वो था ये ENA मीन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। इस पे जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा था, मगर हमने अपोज़ किया और कुछ और स्टेट्स ने भी अपोज़ किया, और हमारी बात को जो है जीएसटी काउंसिल ने उन्होंने माना, और ENA पे जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इसको जीएसटी से, क्योंकि जो ये ENA है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जैसे इसको अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, जैसे कप सिरप्स है या सैनिटाइज़र्स में जो किया जाता है, और कुछ मेडिसिन में भी किया जाता है। तो हमने कहा कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इस पे जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो 2 बार जीएसटी लगाने में जो है इसमें कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इसको हटने से, जो इस पर जीएसटी ना लगने से ENA पे हमारे को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ENA हमारे काफ़ी हद तक कंजम्पशन होती थी, और ख़ास करके जो मेडिसिनल यूनिट्स हैं उनमें ENA लगता था। तो हमको एक राहत मिली, और हमारे को इंडस्ट्री का भी जो है एक इसमें जो है बूस्ट जो है वो मिलेगा। दूसरा, मैंने अनऑफिशियली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और जो और नुकसान हुआ है उसके बारे में भी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की, और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। दूसरा इशू हमारा जो सेब से संबंधित है वो इस जीएसटी काउंसिल में नहीं लगा है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो कार्टन बॉक्सेस है उस पे जीएसटी जो है वो 18% कर दिया गया है। पहले वो 12% होता, 5% होता था, फिर उसको 12 किया, फिर उसको 18% किया है। तो मैंने उनको एक बार दोबारा, क्योंकि हमारी इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था जीएसटी काउंसिल ने, मगर मेरे विरोध करने पे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फिटमेन कमेटी को दोबारा कहा है कि इसको रिकन्सिडर करे। तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने पर्सनली भी कहा है कि मैं एप्पल वाले इश्यूज़ में जो है आपकी स्टेट को मदद करूँगी। तो उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव उनकी अप्रोच और पॉजिटिव एश्योरेंस जो है हमें दिया है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इश्यूज़ पे हमारी जो है वो मदद करेंगे। सर, कल भाजपा ने एक बड़ी बात कही है कि जो जातिगत मतगणना हो रही है उसको लेकर लोगों को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, और उसको लेकर वो कोर्ट में जाने की बात भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, हमारी कांग्रेस की जो नीति है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो हैं वो पे, उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है, या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में हुई है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है, और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते, और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है, फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी। तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चाहे कोर्ट में जाए कोई जाए, वो तो स्टेट्स का अपना अधिकार है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में भी बड़ी हल्ला, पूरे देश में हल्ला किया गया, और कहा कि हम वुमेन महिलाओं को 1/3 जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देंगे। मगर जब वो बिल पेश किया गया तो हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन 2025 के बाद होगा, फिर जब सेंसस होगा अभी 2022, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि जो सेंसस है वो हमेशा से लेकर के 10 साल बाद सेंसस होता था। जो ये वाला सेंसस है 2020-21 में होना था। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि पहली बार हिंदुस्तान में सेंसस नहीं हुआ है, और हम 2023 के आखिर में आ गए हैं, और अब ये कहते हैं कि जब सेंसस होगा और डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद हम 2029 के लोकसभा चुनाव में
महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन देंगे, तो ये तो एक महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। और अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो ऑन द बेसिस ऑफ जो जनसंख्या जो सेंसस है उस आधार पे करना चाहिए था। मगर वही बात है कि भाई लोगों की और महिलाओं की भावना से खिलवाड़ करने वाली बात है और एक शोषा छोड़ देने वाली बात है। करना कुछ नहीं है। तो आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव होंगे, इसमें पता लग जाएगा। लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद आएंगे, उस वक्त इनको जो है सारी चीज़ों को पता लग जाएगा। सर, विपक्ष ने एक बात और कही है कि 10 महीने सरकार को बने हुए हो गए, वो बिल्कुल फेल हो गई है। 10 महीने में कोई काम नहीं कर पाई है सही से, क्योंकि कर्मचारी रोडों पे आ गए हैं। इसको देखिए। नहीं, देखो ऐसा है ना कि कर्मचारी तो अगर एक सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपनी बात अगर रख रहा है सरकार के समक्ष तो बड़ी बात नहीं है। अब एम्प्लॉयज़ के यूनियन हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयज़ की यूनियन इट इज़ मोर देन 200। अब कोई ना कोई कैटेगरी समय समय पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखती है। और हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ के साथ तो सबसे बड़ा जो वायदा हमारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हमने 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के हमारे जो ज़िला परिषद के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने भी कहा है कि उनका सिंपैथेटिकली उनकी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की आज वित्तीय हालत ख़राब है। आज हम हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और 10,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में भी बरसातों में नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से हमारे को एक नया पैसा नहीं मिला है। जो हमें मिला है वो हमारा हक था। तो इनकी जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के हैं वो सरकार, हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सिंपैथेटिकली उनको करेंगे। अब बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी कैटेगरीज़ की सैलरी बढ़ाने की बात की थी। हमने सारे के सारे वायदे पूरे किए। एसएमसी की सैलरी 2,000 बढ़ी है। हमारे जो ये आईटी टीचर्स हैं उनकी सैलरी 2,000 बढ़ी है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, पंचायत चौकीदार या जितनी भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है जिसकी बजट में घोषणा की थी हमने उसको वायदा किया है। ठीक है, आज हम हिमाचल प्रदेश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। फाइनेंशियली हमारी हालत ख़राब है और जैसे जैसे प्रदेश को मुख्यमंत्री का लक्ष्य है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, तो हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और मेरे ये आरडी वाले एम्प्लॉयज़ इनसे भी उम्मीद है, वो आश्वासन दिया मुख्यमंत्री से बात करें और सिंपैथेटिकली उनको कंसिडर किया जाए। सर, अगर बात करें जिस तरह से आपदा के टाइम में हिमाचल को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है, अब बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है, सर्दियां आने वाली हैं, तो प्रदेश सरकार किस तरह से तैयार है? और सेंटर ने पहले ही बर्फबारी वाली किस्त जो है एडवांस में जारी कर दी है, तो आने के लिए चुनौतियां कितनी मानते हैं? निश्चित रूप में आज हिमाचल प्रदेश के आगे बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। हमारे पास पैसे का अभाव है। अभी जो रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली के जो चीज़ें डैमेज हुई हैं उसको टेम्परेरी तो रिस्टोर किया गया है, मगर वो परमानेंट रिस्टोर नहीं किया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई राउंड अबाउट कोई 1,500 करोड़ रुपए तो आईपीएच और पीडब्ल्यूडी को रोड्स की रिपेयर, रेस्टोरेशन, डंगे लगाने के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर करने के लिए पैसा दिया है। और बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश में हर डिवीज़न में, चाहे आईपीएच का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का, उसमें टेंडर लगे हैं। बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश में चीज़ों को बहाल करने के लिए काम किया गया है। और आपदा के दौरान इस प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने जिस तरह से कार्य किया वो सराहनीय है। प्लानिंग नीति आयोग ने उसकी प्रशंसा की। वर्ल्ड बैंक के जो हमारे इंडिया के चेयरमैन उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा की है। और शांता कुमार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सरकार की इस आपदा के दौरान जो हैंडल किया उसकी प्रशंसा की है। तो सराहनीय काम है। कठिन दौर है मगर हम इस दौर से भी निश्चित रूप से हम निकलेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष का मीडिया में बयान आया है जहां कह रहे हैं कि जो आपदा राहत पैकेज दिया गया है उसमें केंद्र की वही चीजें शामिल की गई, कुछ भी नया नहीं है, क्या रहेंगे? नहीं, देखो, जो पैकेज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हिंदुस्तान के इतिहास में और किसी राज्य ने ऐसा पैकेज पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको जो है 1 लाख, 1.25 लाख रुपए मकान के नुकसान का देती है, मगर मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख की राशि की है। और जो पार्शली डैमेज है, जिसके दरारें हैं, उसको 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आज हिमाचल प्रदेश में 13,000 मकान जो है वो पार्शली डैमेज हैं और 3,500 मकान जो है कम्प्लीटली डैमेज है। हमने जो मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया और मुख्यमंत्री जी ने पैकेज दिया है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जयराम जी तो ऐसा ना कि जयराम जी को तो तकलीफ है,
ये केंद्र सरकार से पैसा नहीं ला पाए हैं। मोदी कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, मगर मोदी जी तो हिमाचल प्रदेश की सूद लेने और हिमाचल प्रदेश में आए भी नहीं है, तो ये दुखद बात है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारी आलोचना करेगी, हमारी नुक्ताचीनी करेगी। और सबसे दुखद बात, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में विधानसभा के अंदर जब हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने पेश किया और हम उम्मीद करते थे कि एक इट वॉज नॉट एन पॉलिटिकल इशू, इट वॉज नॉट ए राजनीतिक इशू नहीं था, कि हम उम्मीद करते थे कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको समर्थन करती और सर्वसम्मति से केंद्र को भेज दी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है, उनकी हिमाचल प्रदेश के भावनाओं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मदद नहीं की, उन्होंने उसका विरोध किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में ये जो घटना है वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। सर, 5 राज्यों के चुनावों की तिथियां घोषित हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री बीज के ऊपर जो है वो अंकुश लगाया और बाकी राज्यों से भी इसे ना करने के लिए कहा है। सर, हाउ डू यू सी इट? नहीं, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। जिस सरकार ने 5 साल, क्योंकि किसी भी सरकार को काम करने का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब आप 5 साल तो काम नहीं करते, लास्ट के 4 महीने 6 महीने में जो आप वो घोषणाएं करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने, जयराम सरकार, लास्ट के 6 महीने में आप 900 इंस्टीट्यूशन खोल गए, 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी खड़ी कर गए। आपने HRTC की जो सरकारी बसें हैं, 8-8.5 करोड़ रुपए की देनदारी है जो ये इन्होंने लास्ट में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की रैली की है। आप सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से आप राजनीतिक चीज़ों में झोंकते हैं, वो एक उदाहरण रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, अगर इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जयराम जी की सरकार में लास्ट में भी हुआ है, तो अब इसको बंद होना चाहिए। और सरकार ने, हिमाचल की जनता ने अपना फैसला सुनाया, इन स्पाइट ऑफ थ्रोइंग करोड़ ऑफ रुपीज़ और मिसयूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में नकार दिया गया है।